विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल जनता नगर, कक्षा 10, विषय विज्ञान, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, नए मुद्दे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अपने आगे वाले भाग में देखा कि पीएच कैसे मापे जाते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व करके बड़ा प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में। तो उसमें अलग अलग मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ चर्चा की है, जैसे कि सजीवों के अस्तित्व के लिए पीएच का महत्व। मनुष्य के शरीर में होने वाली देहधार्मिक क्रियाएं 7 से 7.8 के पीएच के बीच में होती है। तो हमारे शरीर में जो देहधार्मिक क्रियाएं होती है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में होती है। दूसरे जीव पीएच के अत्यधिक परिवर्तन को सहन कर सकते नहीं है। दूसरे जो कोमल जीव होते हैं वो पीएच के परिवर्तन को सहन कर सकते नहीं है। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब वे अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी वर्षा जब अम्लीय वर्षा होती है तो नदी या तालाब के जल में वो पानी मिल जाता है वर्षा का, जिससे उसका पीएच कम हो जाता है और इसके कारण जल में रहे जलीय प्राणियों के उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी उनका जीना मुश्किल हो जाता है। किसके कारण? पानी के अंदर एसिडिक वर्षा का पानी मिला हुआ है और उसका पीएच कम हो जाता है तो छोटे जो प्राणी हैं, कोमल प्राणी हैं, उसकी जीने की क्षमता इतने पीएच वाले पानी में होती नहीं है, इसलिए वो मर जाते हैं। दूसरा मुद्दा है आहार के पाचन के लिए पीएच का महत्व। जठर में आहार प्रवेश होने के तुरंत ही जठर में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है जो आहार में मिल जाता है। इससे एसिड की पीएच 1 से 3 के बीच बदलती रहती है। तो हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो जठर रस का स्राव करता है। जठर रस के स्राव में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है जो आहार के साथ मिलता है और उसको ये 1 से 3 के पीएच में बदलता है। पीएच के इतने कम मान पर जठर में पेप्सिन उत्सेचक सक्रिय बनता है और प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। मांस, अंडे, मछली जैसे आहार में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए जठर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव अधिक मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि ये मांस, अंडे, मछली जैसे आहार में प्रोटीन ज़्यादा होता है और प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन उत्सेचक का स्राव होना जरूरी है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण जठर में दर्द या जलन होता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी के उपचार में बेसिक पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं जो जठर रस में अधिक मात्रा में रहे हुए एसिड का उदासीनीकरण करते हैं। बेसिक पदार्थ के रूप में हम खाने के सोडे का उपयोग करते हैं, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लेते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक कारण भी पूछा जाता है कि हम एसिडिटी के उपचार में खाने के सोडे का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? तो उसका आंसर इसमें से मिल जाएगा। भूमि में पीएच का महत्व। जिस भूमि की पीएच मात्रा 6.5 से 7.5 के बीच होती है, ऐसी भूमि में वनस्पति का विकास और वृद्धि
अच्छी होती है। 6.5 से 7.3 के बीच होती है पीएच मात्रा, वैसे भूमि में वनस्पति की वृद्धि और विकास अच्छा होता है। 6.5 से कम पीएच वाली यानी अम्लीय भूमि, एसिडिक भूमि कहलाती है। इस भूमि को सही करने के लिए किसान क्या करते हैं, भूमि में चूना मिलाते हैं। यदि भूमि के पीएच के मान 7.3 से अधिक हो तो ऐसी भूमि अल्कलाइन भूमि कहलाती है। इस भूमि को सही करने के लिए किसान इसमें जिप्सम CaSO4 × 2H2O मिलाते हैं, जिससे उसकी पीएच मात्रा 7.3 से करीब पहुंच जाती है। आइए दांतों के क्षयन, दांतों के क्षरण के रोकथाम में पीएच का महत्व। दांत सफाई व्यवस्थित नहीं करते हैं तो उसमें क्षरण यानी सड़न पैदा होती है, और वो रोकने के लिए पीएच का क्या महत्व है। जब मुंह के अंदर की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तब दांतों का क्षयन होता है। अब 5.5 से कब कम होती है, कैसे कम होती है वो देखें। दांत के बाहरी परत कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस की कठोर पदार्थ की बनी होती है। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न एक हो सकता है 1 नंबर में। तो कैल्शियम फॉस्फेट, तो दांत की बाहर की परत किससे बनी हुई होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से। Ca3PO4 ट्वाइस उसका रासायनिक सूत्र है। जब मुंह के अंदर की पीएच 5.5 से कम हो जाए तब वे सड़ते हैं। अब 5.5 से कब कम होती है, कैसे कम होती है, तो भोजन ग्रहण के बाद मुंह में रहे हुए आहार के कण एवं शर्करा का बैक्टीरिया से विघटन होने से एसिड बनता है। तो मुंह के अंदर जब शर्करा या आहार के कुछ कण रह जाते हैं तो दांतों में फंसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको विघटित करते हैं और एसिड पैदा करते हैं, जिससे मुंह के अंदर की पीएच कम हो जाती है। और कम हो जाने के बाद कम हो जाने से ये दांत की बाहरी परत का क्षयन करते हैं, अतः दांतों का सड़न होता है। तो समझ में आ गया ये दांतों की सड़न कैसे होती है। बैक्टीरिया आहार का ग्रहण करते हैं और उससे क्या होता है, एसिड बनता है, और वो एसिड दांतों को क्षयित करता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इससे बचने के लिए भोजन का ग्रहण करने के पश्चात मुंह और दांत साफ करना चाहिए। दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पहले यही सूचना देते हैं कि दांतों को बचाना है तो खाने के बाद तुरंत मुंह और दांत साफ कर लेना चाहिए। दांतों की सफाई के लिए दंतमंजन पाउडर एवं पेस्ट के रूप में मिलता है, जो सामान्य रूप से बेसिक गुण वाले होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक। तो मुंह के अंदर अगर एसिडिक मात्रा बनी है तो भी बेसिक वाला पदार्थ क्या करेगा, उसको उदासीन कर देगा। जो मुंह के अंदर उत्पन्न हुए एसिड को उदासीन करके दांतों को सड़न से रोक सकते हैं। तो ये भी एक वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है कि दांतों के क्षयन के रोकथाम में बेसिक पदार्थ वाले दंतमंजन या पेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये कारण भी इस में से अपने को आंसर मिल सकता है। नए मुद्दे को देखें। मधुमक्खी के दंश के प्रभाव के उपचार में भी ये उपयोग में आता है। जैसे कि जब हम लाल चींटी काटती है, जब हमें लाल चींटी काटती है तब उसके द्वारा हमारे शरीर में दंश के स्थान के आसपास सूजन आ जाती है। तो मधुमक्खी काटती है तब अपने शरीर के अंदर वो डंक के माध्यम से वो जहर अपने शरीर में प्रसारित करती है।
इसका कारण दंश के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश होने वाला विष होता है जो एसिडिक होता है। इस विष में एसिडिक गुणधर्म वाला मेलिटिन पदार्थ होता है। मधुमक्खी के दंश के प्रभाव से बचने के लिए खाने के सोडे जैसे बेसिक पदार्थों का जलीय विलयन दंश के आसपास लगाया जाए तो एसिडिक विष को उदासीन कर सकते हैं। तो अगर ये मधुमक्खी काटे या तो लाल चींटी काटे तो हमारे शरीर में एसिडिक मात्रा बढ़ती है उस भाग में, तो उस भाग में हम बेसिक पदार्थ विलयन पानी में घोल करके लगाए तो वो उदासीन हो जाता है उतना भाग, और वो एसिडिक विष का असर होता है वो कम हो जाता है। लवण, अंतिम मुद्दा है लवण। तो लवण के संबंध में जानकारी लेने से पहले हम कुछ लवणों का नाम और उसके रासायनिक सूत्र देखेंगे। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट NO2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3 ट्वाइस, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस। तो ये लवण सभी है। अब लवणों के बारे में हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो लवण में एक विरंजक चूर्ण, तो उसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। उसका उत्पादन कैसे होता है? तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग करके विरंजक चूर्ण के उत्पादन में उसको उपयोग में लिया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का उत्पादन होता है। यानी CaOH ट्वाइस शुष्क बुझा हुआ चूना, और ये क्लोरीन गैस का उत्पादन हम करते हैं। उसके बाद ये क्लोरीन का उपयोग इसके साथ रासायनिक क्रिया कराते हैं तो CaOCl2 बनता है और पानी मिलता है। तो इस तरह से ये हम विरंजक चूर्ण का उत्पादन कर सकते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों पर विरंजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में उसको उपयोग में लिया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। इस प्रकार से बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा जिसका सूत्र है NaHCO3, और धोने का सोडा उसका सूत्र है Na2CO3। दोनों के बनाने की पद्धति, उसके उपयोग, रासायनिक समीकरण, ये आप लोगों को किताब में से समझ लेना है। शॉर्ट में बता दें जरा, तो ये किताब के अंदर बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने के लिए होता है। कभी कभी इसका उपयोग शीघ्रता से खाना पकाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCO3।
यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग क्रिस्टल जल। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। उसका उदाहरण कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई जल में 5 अणु उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O है। इसी प्रकार जिप्सम में क्रिस्टल जल होता है। इसमें क्रिस्टल के 2 अणु होते हैं। रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल जल होता है। गर्म करने पर यह जल हट जाता है और लवण का रंग नीला रंग सफ़ेद हो जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, लेकिन उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, उसमें क्रिस्टल जल होता है। जो पानी के अणु होते हैं वो निकल जाते हैं और निकल जाने से क्या होता है कि उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O। बनाने की विधि कैसे बना सकते हैं? तो जिप्सम को 773 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है। तो बनाने की विधि समझ में आ गई। जिप्सम को 773 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैसा है? एक सफ़ेद पाउडर जैसा होता है। इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ बन जाता है। CaSO4 × 1/2H2O + 1/2H2O gives CaSO4 × 2H2O। तो ये 2 अणु यहाँ पे मिल जाते हैं और जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पे स्थिर करने में करते हैं। सजावट का सामान बनाने तथा उसको चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 2 एसिड, बेस और लवण तीनों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं जो आप लोगों को करने योग्य है। तो सबसे पहले तो ये स्वाध्याय के कुछ सूत्र लिखे हैं। सूत्र के पूरे नाम, रासायनिक सूत्र के नाम लिखने हैं। तुम्हें किताब में से ढूंढने से मिल जाएंगे। ये जो कुछ प्रश्न हैं जो आपके PDF फाइल में मिल जाएंगे, उसको अपनी विज्ञान की नोट में लिख लेना है आंसर के साथ। थैंक यू।